आज का हमारा वीडियो करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स को लेकर है। ये जनवरी मंथ के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस जिसके ज़्यादा हैं। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के एक नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनका नाम है क्रिस हिपकिंस। तो न्यूजीलैंड की जो इसके पहले की प्राइम मिनिस्टर थी वो जैकिंडा आर्डन थी, और अ, उनको हटा के जो है ये क्रिस हिपकिंस अब नए पीएम बने हैं। ये इन्होंने जो है स्वर्ण लिया है 25 जनवरी 2023 को। ये लेबर पार्टी के हैं और ये न्यूजीलैंड के 41st प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके पहले ये जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं थे न्यूजीलैंड के, और ये 2008 से एमपी एमपी जो है बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड जो है एक ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक आइलैंड कंट्री है। अराउंड 700 आइलैंड्स हैं इसके, और जो इसका रीजन है उसको ओसेनिया रीजन कहा जाता है। तो इसका जो कैपिटल है ये वेलिंगटन है, और अराउंड 48% या 50% के आसपास लोग यहाँ के एथिस्ट हैं जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद क्रिश्चियनिटी को अराउंड 37% लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जॉन हॉपकिंस का सबसे मेन मुद्दा है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर का जो सिचुएशन बना हुआ है उसमें क्या हुआ कि सारे कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है, और इसमें हम कोविड को भी ऐड कर सकते हैं, सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमी जो है वो मतलब इन्फ्लेशन हाई हो चुका है हर जगह पे। तो उसी को ही कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसीज़ लेकर आएंगे कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, वो है इंडिया इजिप्ट के रिलेशंस को लेके। हम लोग जानते हैं कि इंडिया और इजिप्ट का जो रिलेशन है ये हमारे आज़ादी के टाइम से ही फॉलो होता आ रहा है। अब इसमें हम लोग जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक बात हम जो है याद कर सकते हैं कि 1947 में जब नेहरू जी थे, तो हमने देखा कि नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया था। तो उसमें जो यहाँ के इजिप्ट के जो लीडर थे नासिर, तो उनका भी यहाँ पे साथ मिला नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। तो वहाँ से जो है नेहरू और जो नासिर थे उनकी फ्रेंडशिप बढ़ी, और उन इसके करके जो है हमारे रिलेशंस इंडिया और इजिप्ट से बनने शुरू हो गए थे। तो ये हमारा जो न्यूज़ है ये अभी मतलब करंट अफेयर है, ये एक एक्सरसाइज को लेके है, साइक्लोन वन नाम का। तो एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि साइक्लोन वन जो एक्सरसाइज है वो कौन सी कंट्रीज़ के बीच अभी हुई है। और एक और भी इसमें जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव के तौर पर भी आ सकता है कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में कैसे रिलेशंस हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है साइक्लोन वन, ये 14 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये 14 दिन तक चलेगा। और हमारे जो रिपब्लिक डे है वहाँ पर भी इसका कुछ कंटिंजेंट है जो शामिल किया गया है इन रिपब्लिक डे के परेड पे भी। तो ये जो है हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, इसको बढ़ाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट और इजिप्ट गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे एक और चीज़ जो है एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये तो हमारा जो साइक्लोन वन है ये इंडिया की स्पेशल मिलिट्री फोर्स ने इस पे ट्रेनिंग मतलब एक तरीके का ड्रिल किया गया है। तो ये इस तरीके का एक पहला एक्सरसाइज है जहाँ पे स्पेशल फोर्सेस जो है वो जाके ड्रिल कर रहे हैं इजिप्ट मिलिट्री के साथ। तो स्पेशल फोर्स जो मिलिट्री का है वो और इजिप्ट की मिलिट्री ये आपस में एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ हम जान लें कि एक और एक्सरसाइज होती है इंडिया और इजिप्ट के एयर फोर्सेस के बीच में, और उसका नाम है डेजर्ट वॉरियर। वो भी जो है रेगुलरली होता रहता है।
और एक कंट्री जो है इजिप्ट, इसके साथ इंडिया की फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की गई थी नेहरू के द्वारा। तो एक नेपाल से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी और एक इजिप्ट से भी फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन ऑलरेडी की जा चुकी है। और इजिप्ट को लेके जो है हमारा आजकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू भी था बीच में, हम अगर मैं याद करें पिछले मंथ की बात है ये, कि इंडिया ने जो है एक्चुअली इसमें टर्की जैसे, तो टर्की की भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। अब वो कैसे है मैं बताता हूँ। इसमें क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर था उसमें बहुत सारा जो है, जैसे हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन जो है ये बहुत वीट सप्लायर होता है, मतलब ऑल ओवर कंट्री को वीट सप्लाई करता है जिसको भी नीड होती है। तो यहाँ पर अगर लड़ाई हो गई रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो इससे क्या हुआ कि वीट की सप्लाई जो है वो डिस्टरप्ट हो गई, और उस करके जो है इन कंट्रीज़ में, इजिप्ट में, टर्की में, इन सब में जो है जो खाने की चीज़ें हैं उनकी कमी होने लगी, वीट की जो है कमी होने लगी। तो टर्की ने इंडिया से सबसे पहले रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें जो है वीट का कंसाइनमेंट भेजिए। तो इंडिया के पास जो है एक्सेस था, तो इंडिया ने टर्की को वीट का कंसाइनमेंट भेजा था टर्की के रिक्वेस्ट पर ही। लेकिन टर्की के जो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंडियन वीट को रिजेक्ट कर दिया लो क्वालिटी कह के। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया की जो इमेज है वीट को लेके, वीट क्वालिटी को लेके, वो पूरे मार्केट में ख़राब हो गई। लेकिन अ, इसको देखते हुए, ये सारी चीज़ों को देखते हुए, इजिप्ट ने इंडिया को कहा कि आप ये वीट जो है हमें दे दीजिए। तो इंडिया ने ये सारा वीट जो है इजिप्ट को बेच दिया। तो इजिप्ट ने इसको गुड क्वालिटी कह के एक्सेप्ट भी किया, और इसके अलावा और भी वीट की डिमांड की इंडिया से। तो इजिप्ट ने जो है एक तरीके की अपनी फ्रेंडशिप इंडिया से निभाई है। और एक और केस से को चलते जो है ये इजिप्ट और इंडिया के रिश्ते मजबूत हुए हैं। हमने देखा कि जो नुपुर शर्मा का कमेंट था उस पर मैक्सिमम मेजॉरिटी कंट्रीज, जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, उनका जो है प्रोटेस्ट आया, इस ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। लेकिन जो है इजिप्ट की गवर्नमेंट मुस्लिम मेजॉरिटी होते हुए भी इसने कुछ नहीं कहा, मतलब इस कमेंट को लेके उनका कोई रवैया नहीं था, कोई ओपिनियन नहीं दिया गवर्नमेंट के को कि आप ऐसा करिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को जो है रिलेशन थोड़ी अलग होती हैं। तो इंडिया और इजिप्ट का जो रिलेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आगे इम्प्रूव होना भी चाहिए। और इसीलिए जो है अब्दुल फतेह अल सीसी को इंडिया का 2023 रिपब्लिक डे परेड का चीफ गेस्ट जो है बनाया गया है। इससे क्या है कि इंडिया और इजिप्ट के जो टाइज़ हैं ये और डीपेन होंगे। ये जो हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, और इनका जो है नरेंद्र मोदी जी ने अभी स्वागत किया है। ये इनको जो है अवार्ड एंड ऑनर भी दिया जाएगा हमारे रिपब्लिक डे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में ये रहा है वो कोल वेटलैंड है। कोल वेटलैंड एक तरीके से इंडिया का वेटलैंड, हम लोग जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स होती हैं जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और कई तरीके के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ज़मीन पे रहने वाले जानवर और जो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो दोनों सरवाइव कर सकते हैं। तो कोल वेटलैंड्स जो है ये थ्रिसुर में है, और थ्रिसुर केरला का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, और इसको जो है रामसर साइट भी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो इसमें जो इसकी इम्पोर्टेंस इस तरीके से है, ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स आया करते थे, पिछले साल के मुकाबले जो धीरे धीरे माइग्रेटरी बर्ड्स आया करते थे वो कम होते जा रहे हैं। खास करके जो डक्स की संख्या है वो बहुत ही कम हो गई है। तो कोल वेटलैंड जो है ये एक तरीके का बहुत इम्पोर्टेंट वेटलैंड है, क्योंकि यहाँ
पे जो है यहाँ के आसपास के लोगों का अराउंड 40% का जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, राइस का और वीट का, राइस का स्पेशली, वो इसी रीजन में होता है। 40% जो प्रोडक्शन राइस का है वो यही पूरा करता है, यही वेटलैंड। और यहाँ पे जो पुजक्कल रिवर है एक, वो यहाँ पे इसको वाटर सप्लाई का काम करता है, वेटलैंड को बनाए रखने में हेल्प करता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और कन्वर्जन भी बढ़ रही है। कन्वर्जन किस चीज़ का? रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो वो चीज़ें क्या हो रही हैं कि उसके पाने के लिए, अर्बन बनाने के लिए, जो है मॉडर्न बनाने के लिए, हम लोग कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। और इससे क्या है कि जो पीपल का और जो नेचर का कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो नेचर का जो इम्पोर्टेंस है वो, उससे जो है कॉन्फ्लिक्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमें जो है अपना नीड्स हैं वो हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रही हैं ह्यूमन की। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए रहने की जगह भी चाहिए। और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन करते हुए नेचर को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। तो ये जो है कोल वेटलैंड्स जो है धीरे धीरे एक्सप्लॉइट होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। और ये क्योंकि केरला में बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो बर्ड सेंचुरीज़ भी हैं, जो हमें ये जानना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक और इससे लिंक कर सकते हैं, जो वायानाड है, वो भी केरला का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से राहुल गांधी जो हैं वो एमपी हैं। तो इसको जो कोल को वेटलैंड कब डिक्लेयर किया गया था? 2002 में डिक्लेयर किया गया था। और एक वायनाड भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में आने के चांस, मतलब एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा हैं जिसके। नेक्स्ट है हमारा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जहाँ पे क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड से, ऑल ओवर वर्ल्ड से लिटरेचर को लेके लोग, मतलब अपना अपना जो फिक्शन है, जो अपनी उनकी रचनाएं हैं, उनको ले आके लोग दिखाते हैं। तो जो भी लिटरेचर को पसंद करते हैं, जो भी स्टोरीज़ को और इन सब चीज़ों को चाहते हैं, वो उन्हें जो है ये फेस्टिवल अटेंड करना चाहिए। तो ये फेस्टिवल जो है 2006 से स्टार्ट किया गया और ये जनवरी में होता है। इस बार जो है ये 19 टू 23 जनवरी तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया जयपुर में। और इसके साथ साथ और भी फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे, जैसे बुक फेयर होता है दिल्ली में प्रगति मैदान पे। तो ऐसे ही जो लिटरेचर के फेस्टिवल जो हैं टाइम टाइम पे ये होता रहता है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ने भी हिस्सा लिया था, जैसे नंदिनी नायर हैं, शशि थरूर का जो कन्वर्सेशन था कैरोलिन एल्किंस के साथ लेगेसी ऑफ वायलेंस को लेके, वो बहुत इम्पोर्टेंट ही यहाँ पे पॉइंट था। लेगेसी ऑफ वायलेंस हम जानते हैं कि जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जो है कितना वायलेंस किया, कितना अत्याचार किया हम लोगों के ऊपर। तो शशि थरूर जो है इस चीज़ को लेके, हमारे पुराने हिस्ट्री को लेके वर्ल्ड फोरम पे अब ये इन चीज़ों को लेके जो है आवाज़ उठाते रहते हैं। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड जो है इसको डिस्कशन किया गया था, लेगेसी ऑफ वायलेंस जिसका टॉपिक था। और इसके साथ साथ जो नंदन नीलेकानी है, इनका भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल, एक कन्वर्सेशन किया गया था जो हमें देखना चाहिए। और जयपुर को जो है हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को लेके है। ये एक तरीके का पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट किया जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो इंडिया में है वहाँ से सिलीगुड़ी से लेके दिनाजपुर तक। तो दिनाजपुर में एक जगह है पार्वतीपुर, वहाँ तक जो है
इसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है ये एक कंपनी है जो काम करती है रिफाइनरी की, ऑयल रिफाइनरी की। तो यहाँ से क्या होगा कि फ़िलहाल तो डीजल की सप्लाई यहाँ से अलाउ किया गया है, जो कि 2.5 लाख टन डीजल जो है ये इंडिया से लेके, इंडिया जो है बांग्लादेश को सप्लाई करेगा इस पाइपलाइन के थ्रू। तो इस पाइपलाइन में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो बांग्लादेश का है, 126.57 किलोमीटर तक। इंडिया का पोर्शन सिर्फ 5 किलोमीटर तक का ही है। इसको जो है 2018 में साइन किया गया था और ये जून 2023 से इसको स्टार्ट होना है और ये 15 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब आगे 2023 से 2038 तक जो है इसका सप्लाई किया जाएगा, डीजल को सप्लाई यहाँ से इंडिया से बांग्लादेश को किया जाएगा। और भी बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत सारे इश्यूज बने हुए हैं आजकल। जैसे हम देख रहे हैं कि कुकी चीन रिफ्यूजी जो है, इस पर भी बहुत सारा जो है फ़िलहाल क्राइसिस हो रखा है, विवाद हो रखा है। और बांग्लादेश को लेके जो है कई बार जो है बांग्लादेश हमारे से इंडिया की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको लेके जो है डबल क्रॉस करने की कोशिश करता है। इंडिया के साथ जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ में इंडिया की तरफ झुकाव दिखाता है और बहुत सारी पॉलिसीज़ में चाइना की तरफ भी ये कभी कभी झुक जाता है। तो ये इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो है भोपाल डिक्लेरेशन। तो भोपाल डिक्लेरेशन एक नया कंसेप्ट है जो 300 इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, अब कोई स्पेशली सेलेक्टेड इंटेलेक्चुअल तो नहीं होता है क्योंकि आजकल के टाइम में तो सभी इंटेलेक्चुअल हैं। तो खासकर यहाँ पे ये कहा गया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने यहाँ पे इसको थिंक 20 के माध्यम से ये बताने का कोशिश किया गया है कि किस तरीके से ट्रायंगुलर कोऑपरेशन के द्वारा, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन में 3 जो आते हैं, जैसे ट्रायंगुलर यहाँ पे वर्ड है, इसमें एक गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी, इन तीनों की कोऑपरेशन के द्वारा जो बेसिक कुछ जैसे हमारे इश्यूज हैं उनको जो है कैसे रिजॉल्व किया जाए। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो ये बात उठाई गई कि चिल्ड्रंस के ऊपर जो है कैसे स्पेशल अटेंशन दिया जाए, क्योंकि चिल्ड्रन हमारे फ्यूचर हैं इंडिया की, तो उनको जो है स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, स्पेशल फेवर ज़रूरी है। और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को, इश्यूज़ को उठाया गया कि इंडिया को किस तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं। एक तरीके से ये G20 का भी पार्ट था, उसमें आसपास के कंट्रीज़ के लोग भी आए थे, उन्होंने भी अपना जो है योगदान दिया था। इसमें आयुष के बारे में भी जो है डिस्कशन किया गया था। आयुष जैसे एक तरीके का हमारा मेडिकल बेसिक है। जैसे इंडिया का जो ये गवर्नमेंट है उन्होंने ये इस तरीके के जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। तो आयुष जो होता है ये आयुर्वेदिक, यूनानी और इस तरीके से जो है इसमें इन चीज़ों को जो है बढ़ावा दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रायंगल कोऑपरेशन को किस तरीके से इजी ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और किस तरीके से इजी गवर्नेंस ये तीनों मिलकर आपस में कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, ये यहाँ का इम्पोर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडियाज़ फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन। तो इंडिया का एक सबसे पहला ऐसा स्कूल है जो लॉजिस्टिक, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन को लेके यहाँ पे पढ़ाई कराई जाएगी। तो लॉजिस्टिक हम लोग जानते हैं कि एक तरीके से लॉजिस्टिक मूवमेंट ऑफ गुड्स को लेके, मोबिलिटी को लेके किस तरीके से हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए, उस चीज़ को लॉजिस्टिक कहा जाता है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है लॉजिस्टिक की और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। हम लोग पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईजिली तरीके से कैसे कर पाते हैं? लॉजिस्टिक की वजह से।
अब कोई चीज़ हमारे मान लीजिए दिल्ली में प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको लॉजिस्टिक की वजह से ही जो है वो हम उसको ले जाते हैं मुंबई में, वहाँ से शिप से उसको एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। तो जो मोबिलिटी ऑफ गुड्स है वो लॉजिस्टिक का ही एक तरीके का पार्ट है। तो सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स ही नहीं आता है लॉजिस्टिक में, और भी कई तरीके के मैनेजमेंट भी आते हैं। जैसे रोड्स को किस तरीके से कनेक्ट किया जाए लॉजिस्टिक में, जो है प्राइस को जो है कम किया जाता है, इकोनॉमिकली इसमें बेनिफिट भी शामिल होना चाहिए। तो लॉजिस्टिक एक तरीके से मोबिलिटी ऑफ गुड्स को लेकर प्लानिंग की जाती है, तो इसको भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना गया है हमारे इकॉनमी में। तो उसकी लेकर, उसकी मैनेजमेंट को लेकर, उसको बेसिक इसेंशियल्स जो पढ़ाए जाएंगे वो यहाँ पे उसका स्कूल बनाया गया है। वाटरवेज तो हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में जो क्रूज चला है गंगा नदी में, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा। तो क्रूज से जो जो वाटरवेज की कनेक्टिविटी है, नेशनल वाटरवेज जो बनाया गया है हमारा गंगा रिवर के थ्रू, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी जाता है। तो वाटरवेज एक तरीके से शिप के थ्रू या रिवर्स के थ्रू हम उसको लॉजिस्टिक को किस तरीके से सप्लाई करा सकते हैं, या मूवमेंट ऑफ गुड्स को एक जगह से दूसरी तरीके से दूसरी जगह तक वाटरवेज के थ्रू उसको पहुंचा सकते हैं। और तीसरा कम्युनिकेशन, हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसको जो है, ये स्कूल जो है अगरतला में अभी बनाया गया है। और अगरतला त्रिपुरा को सेलेक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन भी है, वो इसलिए कि नॉर्थ ईस्ट को जो है एक इकोनॉमिक पोटेंशियल हब बनाया जा सके। नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट इससे मिल सकेगा। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी इन्वॉल्व है, वो भी जो है इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा ये पॉइंट है, इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो कोलाम जो है केरला का, वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पे सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो जितने भी आर्टिकल हैं, सभी लोग वहाँ के टोटली जो भी पर्सन है वहाँ के लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिटरेट हो चुके हैं। ये एक हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं, गवर्न होती हैं। हमें राइट भी जो मिलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम सभी को पता होना ही चाहिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी चीज़ें पता होंगी, लॉज के बारे में सारी चीज़ें पता होंगी, तो कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी को ही देखते हुए जो कोलाम है केरला का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 100% कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है इसको बनाया गया है। मतलब यहाँ के 100% लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अवेयर हैं। और ये जो है सिटीजन्स को अवेयर इसके बारे में होना चाहिए कि सिटीजन्स की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। तो हम लोगों को लिमिटेड राइट्स मिले हुए हैं, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट जिन पे लगा सकती है। फ्रीडम तो मिला हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कुछ लिमिट्स के साथ। तो इसमें जो क्वेश्चन कोलाम को लेके बन सकता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हमने एक पहले ही वीडियो में डिस्कस किया है। आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो फर्स्ट स्टेट आइस की पॉलिसीज़ को लेके जिसने कुछ लॉज को इम्प्लीमेंट किया है, मतलब जो ब्लाइंड कंट्रोल पॉलिसी है, वो राजस्थान है। वो ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसने इस पॉलिसी को आइस को लेके इम्प्लीमेंट किया है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो विजुअल एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और बहुत ही बेसिक रोल प्ले करता है हमारे एक्सपीरियंस को लेके। मतलब हमारे लाइफ में अगर हम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो हमारा विजुअल ठीक होना चाहिए। और
इसको लेके क्या है कि बहुत सारे लोग जो ब्लाइंड हैं वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो आइज़ ना होना जो है एक तरीके का श्राप हो जाता है। तो जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो इस तरीके की पॉलिसीज़ को लेके आई है जो ब्लाइंडनेस को कंट्रोल कर सके। अब ब्लाइंडनेस को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है? एक तो अवेयर कराया जाए पब्लिक को कि अ, किस तरीके से आँखों की रोशनी को बचाया जा सकता है। मतलब साइंटिफिकली जो है जनता को, सिटीजन को अवेयर कराया जाए कि आइज़ को किस तरीके से बचा के रखना है या किस तरीके से उसको देखभाल करना है कि हम ब्लाइंडनेस से दूर रहें। दूसरा यहाँ पे जो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि एक आई बैंक बनाया जाएगा। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि ब्लड बैंक होता है, वैसे ही एक आई बैंक बनाया जाएगा जो आँखों को प्रिजर्व करके रखा जाएगा, जो दूसरे किसी जिसको नीड हो उसका रिप्लेस कर सके, मतलब उसको लगा सके। तो आई बैंक की पॉलिसी जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है। तीसरा जो है कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाएगा। कॉर्निया हम लोग जानते हैं कि आइज़ में कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये हॉस्पिटल्स को ये सुविधाएं, ऐसे इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांट ईजिली तरीके से डॉक्टर्स कर सकें और ये आम जनता के लिए भी अवेलेबल हो, जिससे उनको जो है ज़्यादा पे ना करना पड़े, ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। और राइट टू साइट जो है ये सभी लोगों का अधिकार होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो एक्सीडेंट की वजह से अपनी आंखें गंवा देते हैं, मजबूरी बस जो है वो देख नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग तो बचपन से ही जो है ब्लाइंड होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है कोशिश करेगी गवर्नमेंट कि उनको आइस प्रोवाइड कर सकें, आइस से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को ढूंढ सकें। तो आइज़ और ब्लाइंड कंट्रोल पॉलिसी जो है ये, इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने सबसे पहले पॉलिसीज बनाई है। नेक्स्ट है हमारा स्काई हॉक। स्काई हॉक एक तरीके का इंडिया का 5G इनेबल्ड ड्रोन है और ये ड्रोन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के बहुत सारे फील्ड्स के लिए। आजकल हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स को जो है हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट भी है, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी पर्सनल या ह्यूमन जो है लॉस नहीं होता है इससे। अगर हम ड्रोन से ही जाके बॉम्ब एक्सप्लोजन कर देते हैं तो हमारी जो कैजुअलिटी है वो बच जाती है, वो हमारी कैजुअलिटी नहीं होती। तो इस ड्रोन का जो यूज़ है वो डिफेंस में जो है किया जाएगा और इसका यूज़ मेडिकल इक्विपमेंट्स को मंगाने के लिए भी किया जा सकता है। और इस ड्रोन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है। इसको जो है उतारने की, लैंडिंग की जो है ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं लेगा ये। एक जगह पे अगर नीचे रख के इसको सीधा ऊपर भी आसमान में वर्टिकली इसको टेक ऑफ करा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट इसका जो पॉइंट है वो सैटेलाइट लिंक को लेके है। ये सैटेलाइट से लिंक होता है और इससे क्या होता है कि इसको हम लोग इजीली जहाँ भी हमें इसका यूसेज करना है वो किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग चाहें कि पाकिस्तान में या किसी ऐसे जगह पर एक्सप्लोजन करना जहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट हैं, तो वो ये ड्रोन इजीली से कर पाएगा। ये एक 5G इनेबल्ड ड्रोन है, तो इसकी टेक्नोलॉजी जो है बहुत हाई स्पीड वाली है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो सहर्ष इनिशिएटिव को लेके है। ये एक तरीके का इनिशिएटिव लिया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा कि सोशल एंड इमोशनल तरीके से जो है स्किल्स को डेवलप किया जाए। तो सोशली और इमोशनली लोगों को जो है डेवलप करने के लिए या सोशली और इमोशनली बच्चों को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि ये सारे स्कूल के बच्चों में
सोशल और इमोशनल को किस तरीके से डेवलप किया जाए जिससे वो एक अच्छे नागरिक बन सके। तो इसको जो है हर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में इंट्रोड्यूस कराया गया है। एक तरीके से इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले से ही 40 स्कूलों में किया जा चुका है। और इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि बच्चों में सोशली वैल्यूज़ और इमोशनल फैक्टर्स को किस तरीके से हम लोग डेवलप करें जिससे कि एक जो बच्चा है स्कूल में पढ़ने वाला वो एक अच्छा सिटीजन बन सके, अच्छी क्वालिटीज़ के साथ अपनी लाइफ जी सके। और इसमें ये भी जो है फोकस किया जाएगा कि उनकी स्किल्स, बच्चों की स्किल्स और डेवलपमेंट को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो इस पर भी जो है ध्यान दिया जाएगा। तो सहर्ष इनिशिएटिव त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट एडेड स्कूल में लागू किया जाने वाला एक ये स्कीम है जो बच्चों को फ़ायदा देगा। और यहाँ पे हमने देखा कि बच्चों को लेके बहुत इम्पोर्टेंट ही गवर्नमेंट जो है स्कीम्स ला रही है। और इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट ने भी यूपी सिटीजन स्कीम बनाया है जो बच्चों को लेके बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे जो है हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वो बच्चों को लेके बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम्स ला रही हैं जिससे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो यूथ हैं और इससे जो है हमारा जो आने वाला फ्यूचर होगा वो डेफिनेटली ब्राइट होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।